हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जाना, जिनमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, प्लेसेंटा, थाइमस ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिकल्स आदि के बारे में विस्तार से चर्चा किया। आज के इस वीडियो में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथ यानी पीयूष ग्रंथि डायनसेफेलॉन के अधर तल पर स्थित होती है, अर्थात हमारे ब्रेन के पास अटैच होती है। यह हाइपोथैलेमस से एक छोटे से वृंत, जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, से जुड़ी होती है तथा कपाल की स्फिनॉइड बोन के सेला टर्चिका नामक गर्त में लटकी होती है। दोस्तों, मनुष्य में इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। इसका भार 5 से 6 ग्राम होता है। स्त्रियों में यह पुरुषों की अपेक्षा कुछ अधिक बड़ी होती है और गर्भावस्था में इसका आकार बढ़ जाता है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि की संरचना की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि 3 पालियों की बनी होती है, जिसकी एक पाली होती है अग्रपाली, जिसको एंटीरियर लोब कहा जाता है। इसके अलावा एक होती है मध्यपाली, जिसको इंटरमीडिएट लोब कहा जाता है, और अंत में होती है पश्चपाली, जिसको पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड कुल मिला के 3 भागों में बनी होती है। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस का ही एक हिस्सा होती है और हाइपोथैलेमस के पास ही अटैच होती है, और यह एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स ही हमारे शरीर के अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दोस्तों, इस चित्र में पिट्यूटरी ग्लैंड को इनलार्ज करके दिखाया गया है। यह हमारे हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच होती है और एक स्टॉक के द्वारा ये लटकी होती है, और इस चित्र में आपको उसका एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, और इसके बीच में ही एक हिस्सा होता है जिसको इंटरमीडिएट लोब कहा जाता है। अर्थात यह ग्लैंड 3 लोब, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब में डिवाइडेड होती है। दोस्तों, जैसा अभी आपने जाना कि पिट्यूटरी ग्लैंड 3 लोब से बनी होती है, जिसको एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब कहा जाता है, और इन तीनों लोब से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड की सभी पालियों से कुल मिलाकर 13 या उससे भी अधिक हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हार्मोन्स हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं, और इसी कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो चलिए आगे की वीडियो में हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, और उन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है। तो चलिए जानते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड के हार्मोन्स। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड से निम्न हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जिसमें से एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH कहते हैं। दूसरा है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे ACTH कहा जाता है। थर्ड है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसको GH कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH कहते हैं, और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH कहा जाता है। इसी प्रकार से 4th हार्मोन जो एंटीरियर लोब से निकलता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको GH या HTH भी कहा जाता है। और 6th हार्मोन जो एंटीरियर लोब से निकलता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, जिसको PRL या LTH कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से 6 अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहला हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH कहा जाता है। दोस्तों, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलकर
जाता है और ब्लड के थ्रू थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है और थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और फंक्शंस को प्रेरित और नियमित करने का काम करता है। अर्थात यही हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सके। और जैसा हाइपोथैलेमस वाले पार्ट्स में हम लोगों ने ये जाना था कि इस हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम TSH/RH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन करता है और इस हाइपोथैलेमस से निकले हुए हार्मोन्स के द्वारा ही ये हार्मोन निकलता है जिसको TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के हार्मोन्स जिसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या ACTH कहा जाता है के बारे में। दोस्तों, यह हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि के कॉर्टिकल भाग से हार्मोन्स के स्राव को प्रभावित करता है। इसकी कमी के कारण एड्रेनल ग्लैंड्स नष्ट हो जाती हैं तथा इसकी अधिकता से रीनल कॉर्टेक्स की वृद्धि अधिक हो जाती है। ACTH का स्राव हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन ACTH/RH के द्वारा रेगुलेट होता है। अर्थात हाइपोथैलेमस से निकले हुए हार्मोन्स के द्वारा ये हार्मोन निकलता है और फिर जाकर के ये एड्रेनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं थर्ड हार्मोन जिसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन या GH कहा जाता है के बारे में। दोस्तों, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो मेल के टेस्टिस और फीमेल के ओवरीज को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये सेक्सुअल मैच्योरिटी और सेक्सुअल फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है और ये दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिसमें से पहला होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहते हैं और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के बारे में। दोस्तों, यह हार्मोन फीमेल्स में ओवरीज के फॉलिकल्स की वृद्धि और अंडों के मैच्योरिटी को स्टिमुलेट करने का काम करता है और इससे फीमेल्स हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं का स्राव प्रेरित होता है और मेल्स में ये टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स की वृद्धि करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म्स के फॉर्मेशन इसी हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। इसी प्रकार ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कहा जाता है, यह हार्मोन फीमेल्स में ग्राफियन फॉलिकल्स के मैच्योरिटी और ओवुलेशन को प्रेरित करने का काम करता है। अर्थात फीमेल्स में ओवुलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है और ओवेरियन फॉलिकल की थीका इंटरना सेल्स से मादा हार्मोन यानी फीमेल्स हार्मोन जिसको एस्ट्रोजेंस कहा जाता है को निकालने के लिए प्रेरित करता है और ओवुलेशन के बाद ओवेरियन फॉलिकल्स में कार्पस लूटियम के बनने तथा इसकी कोशिकाओं को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्रावण के लिए भी प्रेरित करने का काम करता है। पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल्स या लैडिक सेल्स द्वारा मेल्स हार्मोन जिसको एंड्रोजेंस कहा जाता है को प्रेरित करने का काम करता है, जिसके द्वारा मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होते हैं और उसके एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो पाता है। चलिए अब जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है के बारे में। दोस्तों, यह हार्मोन एंटीरियर लोब से निकलने के बाद हमारे शरीर की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यह हमारे टिश्यूज़ के क्षय को रोकता है, सेल्स के डिवीजन, हमारी बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट और हमारी कनेक्टिव टिश्यू के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। शरीर की लंबी अस्थियों पर भी इसका प्रभाव अधिक होता है और टिश्यूज़ के क्षय को यह रोकता है। इस हार्मोन का स्राव हाइपोथैलेमस से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है। दोस्तों, इस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन यानी कम निकलने से भी हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं और इस हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा निकलने यानी हाइपर सेक्रेशन से भी हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और यदि इस हार्मोन्स की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके बारे में चर्चा करते हैं अब। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन का अल्पस्रावण होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, इस हार्मोन के कम निकलने के कारण हमारे शरीर में ड्वार्फिज्म यानी बौनापन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा साइमंड्स डिजीज़ यानी साइमंड का रोग हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये दोनों यानी हाइपोसेक्रेशन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात जो इस हार्मोन्स के हाइपोसेक्रेशन से होती है वो होता है ड्वार्फिज्म, यानी ये हार्मोन अगर हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड से कम मात्रा में रिलीज हो तो इससे हमारे शरीर की लंबाई नहीं बढ़ पाती है और हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा छोटा रह जाता है, जिसको बौनापन या ड्वार्फिज्म कहा जाता है। जैसे इस वीडियो में देखिए, यह लड़की ड्वार्फिज्म नामक रोग से ग्रसित है, यानी इसके शरीर में से ये हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज हुआ होगा, जिसके कारण इस लड़की की लंबाई बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है और इसके शरीर की लंबाई बहुत छोटी रह गई है और इस कारण से यह लड़की बौनी रह गई है और इस वजह से इसके अंदर बौनापन का रोग या ड्वार्फिज्म उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार से साइमंड रोग भी एक ऐसा रोग है जो इस हार्मोन्स के कम निकलने के कारण होता है। यह रोग वृद्धि काल के बाद ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसके कारण शरीर से टिश्यू क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिससे मनुष्य निर्बल व दुर्बल हो जाता है और इसकी शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि यदि ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा सेक्रेशन हमारे शरीर में हो जाए, यानी हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के बारे में। दोस्तों, इस हार्मोन के बहुत ज़्यादा निकल जाने से हमारे शरीर में गाइगेंटिज्म अतिवृद्धि हो सकती है। इसके अलावा एक्रोमेगाली, जिसको अग्रातिकायता कहते हैं, और काइफोसिस नामक रोग उत्पन्न हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इन सब रोगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं अतिवृद्धि या गाइगेंटिज्म के बारे में। दोस्तों, यदि यह हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन हमारे एंटीरियर लोब से बहुत ज़्यादा निकल जाए तो उस व्यक्ति का शरीर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और आम लोगों के मुकाबले उसका शरीर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसे ही गाइगेंटिज्म या अतिवृद्धि कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के रोग के बारे में, जिसको एक्रोमेगाली या अग्रातिकायता कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि हमारे भारत देश के WWF के फाइटर द ग्रेट खली एक एक्रोमेगाली नामक रोग से पीड़ित हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें वृद्धि काल के बाद ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से गोरिल्ला के समान कुरूप और भीमकाय व्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि संभव नहीं होती है तो शरीर लंबाई में तो बढ़ नहीं पाता, अतः हाथ, पांव, चेहरे के कुछ भाग, जबड़े आदि अधिक लंबे हो जाते हैं। हड्डियां मोटाई में बढ़ती हैं, जिससे शरीर व चेहरा भद्दा हो जाता है। आँखों के ऊपर गालों की हड्डियां उभर आती हैं। इस अवस्था को ही एक्रोमेगाली कहा जाता है। इसी प्रकार एक तीसरा रोग, जिसको काइफोसिस कहते हैं, भी हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो जाता है। इस हार्मोन की ज़्यादा अधिकता के कारण हमारा बैकबोन काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है। इसी रोग को काइफोसिस कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं पांचवें प्रकार के हार्मोन, जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, के बारे में। दोस्तों, यह हार्मोन एमिनो अम्लों के 198 अणुओं से बना एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इसका स्राव स्त्रियों में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है और बच्चे के जन्म के बाद यह हार्मोन मैमरी ग्लैंड से मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क इजेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। यह कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के स्राव को भी प्रेरित करता है। इसकी कमी से फीमेल्स में मिल्क इजेक्शन नहीं हो पाता। दोस्तों, इस हार्मोन को हमारे हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक हार्मोन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रेगुलेट करता है और इस हार्मोन्स की वजह से ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है या इसकी कमी हो जाती है। इस हार्मोन के अतिस्राव से स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है और मेल्स में इसके महत्व का पता नहीं है, परंतु इसकी अधिकता से पुरुषों में नपुंसकता हो सकती है।
तो दोस्तों ये सब तो थे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन। और अब जानते हैं हार्मोन्स ऑफ इंटरमीडिएट लोब यानी मध्य पिंड के हार्मोन। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से केवल एक ही हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन को मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या MSH कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं MSH का काम हमारे शरीर में क्या होता है। दोस्तों मनुष्य के पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से MSH हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में जो मेलानिन नामक पिगमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर का काला रंग या गोरा रंग इसी मेलानिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। यदि हमारे शरीर की त्वचा में मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति काला हो जाता है, और यदि मेलानिन पिगमेंट बहुत कम हो जाए तो उस व्यक्ति का शरीर काला न होकर गोरा हो जाता है। और हमारे शरीर के मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करने का काम यही MSH हार्मोन यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। मनुष्य में यह हार्मोन स्किन में चकत्ते पड़ने तथा तिल बनने को भी प्रेरित करता है। जैसा हाइपोथैलेमस वाले पार्ट्स में हम लोगों ने जाना था कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला MSH-IH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इस हार्मोन को निकलने से रोकने का काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में, यानी हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन निकलते हैं, जिसमें पहला हार्मोन है वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको ADH कहते हैं, और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन हार्मोन। दोस्तों वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है, यह हमारे किडनी की वाहिनियों और केशिकाओं में जल अवशोषण को बढ़ाकर यूरिन की मात्रा को कम करता है। इसी कारण इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी कमी होने पर यूरिन के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है, जिससे यूरिन पतला और ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इससे अत्यधिक यूरिन होता है जिसको डायूरेसिस भी कहा जाता है। इस रोग को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, जिसमें बार बार पेशाब आता है और शरीर से अत्यधिक पानी निकल जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस इस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन की वजह से होता है। चलिए अब जानते हैं पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले दूसरे प्रकार के हार्मोन के बारे में, जिसको ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों यह हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम काल में यूट्रस की दीवार को अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, अर्थात लेबर पेन के समय यूट्रस के फैलने और लेबर के समय गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है। प्रसव के बाद यह स्तनधारियों में मिल्क इजेक्शन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। यानी यह हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो बच्चे के जन्म के समय बच्चे के जन्म को आसान बनाता है और प्रसव की पीड़ा को कम करने का काम करता है और गर्भाशय की पेशियों को सिकुड़ने और फैलने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा यदि मैमल्स में बच्चे का जन्म हो जाता है तो इस हार्मोन्स की हेल्प से उस बच्चे की माँ के मैमरी ग्लैंड से मिल्क का फॉर्मेशन होता है और मिल्क इजेक्शन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी हार्मोन्स की हेल्प से फीमेल्स में मिल्क का फॉर्मेशन और मिल्क इजेक्शन हो पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य के पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जाना और यह जानने की कोशिश की कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब होते हैं, और इन तीनों लोब से कौन कौन से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और ये हार्मोन हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं और इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।